फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। जब बहादुर लेखक के घर आया तो लेखक के घर उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया, यानी लेखक के घर के जितने लोग थे वो खुश हो गए। वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था। जो बहादुर था वो हंसमुख था और उसका जो स्वभाव था वो कर्मठ और ईमानदार था और साथ में मेहनती था। वो घर का सभी काम करता था और अपने मेहनत के बल पर सबका दिल भी जीत लिया था। लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों का आदत बिगड़ते गया। घर के सभी लोग आलसी होने लगे। जो बहादुर था वो मेहनती था, वो घर का काम तो करता ही था, साथ में जो घर के लोग थे उनका भी काम करने लगा, जिससे घर के लोगों का आदत बिगड़ते गया और घर के सभी लोग आलसी होने लगे। जब तक बहादुर घर पर था तब तक घर में खुशियों का माहौल छाया रहा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सेन दंपति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। जो सेन दंपति हैं यानी जो सेन साहब हैं और उनकी पत्नी हैं, उनको खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखाई देती है। सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर गुमान था। जो सेन साहब थे उनको अपने नस्ल और खून पर गुमान था यानी घमंड था। सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक पीट करेगा तो खोखा की उंगलियां आज से ही औजारों से वाकिफ रहेगी। जो सेन साहब थे उनको अपने नस्ल और खून पर घमंड था और सेन साहब की यह भी सोच थी कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक खोखा के साथ कुछ ठोक पीट करेगा तो खोखा की उंगलियां आज से ही औजार से वाकिफ रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। जो भीमराव अंबेडकर हैं वो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माने हैं। उनका सोच है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी लोगों को समानता का अधिकार मिलनी चाहिए और जो समाज है उसमें भाईचारा बना रहना चाहिए। ऐसे समाज को वो आवश्यक मानते हैं। ऐसे समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। जो भीमराव अंबेडकर हैं उनका कहना है कि समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए और भीमराव अंबेडकर का ख्याल यह है कि जो समाज है उसमें भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4
4 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। जो लेखक है वो कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। भारत गांवों का देश है और भारत किसानों का देश है। जो भारत है ये गांवों का देश है और भारत में लगभग 80% किसान रहते हैं, इसीलिए भारत किसानों का भी देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गांवों में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, क्योंकि जो भारत है ये गांवों का देश है और ये किसानों का भी देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संतु अभी अबोध है, उसे नहीं मालूम कि मछलियां काटती नहीं हैं, इसीलिए वो मछली को छूने से हिचक रहा था। जो संतु था वो अभी अबोध बालक था, उसे ये भी नहीं मालूम था कि मछलियां नहीं काटती हैं। संतु को लगता है कि मैं अगर मछली को छूऊंगा तो मछली मुझे काट लेगी। बड़े भाई के समझाने पर वह एक बार मछली को छूता है, लेकिन झट से अपनी उंगली हटा लेता है। संतु के मन में अभी भी डर बना हुआ है। जो संतु है उसे पता नहीं है कि मछलियां नहीं काटती हैं, उसे लगता है कि अगर मैं मछली को छूऊंगा तो मछली मुझे काट लेगी, लेकिन बड़े भाई के समझाने पर वह एक बार मछली को छूता है और झट से अपनी उंगली हटा लेता है। संतु के मन में अभी भी डर बना हुआ है कि मछली को छूने से मछली मुझे काट लेगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था। जो लखनऊ था और रामपुर था दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था, यानी बहुत ही गहरा संबंध था। लखनऊ बिरजू महाराज का जन्म स्थली है। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, तो रामपुर में उनकी बहनों की जन्म स्थली है। तो बिरजू महाराज की जो बहनें थीं उनका जन्म कहां पे हुआ था, रामपुर में हुआ था। बिरजू महाराज हमेशा रामपुर में नृत्य प्रस्तुत करने जाते थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था। लखनऊ बिरजू महाराज की जन्म स्थली है, तो रामपुर उनकी बहनों का जन्म स्थली है। बिरजू महाराज हमेशा रामपुर में नृत्य प्रस्तुत करने के लिए जाते थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिरजू महाराज थे वो सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। जो गुर्जर प्रतिहार थे ये भारत के नहीं थे, ये भारत के बाहर से आए थे, यानी दूसरे देशों से आए थे और दूसरे देश से आकर 8वीं सदी के आरंभ में यानी 8वीं सदी के
शुरुआत में अवंती प्रदेश था जो उस पे अपना शासन स्थापित किया, बाद में उन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया, बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। तो ये सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग एक बार इसे क्या कर लीजिएगा कि इसमें से जो भी प्रश्न याद ना हो तो उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा और इसे रिवीजन करते रहिएगा। और बिल्कुल यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग इसे लिख के जरूर रिवीजन कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।